हेलो, वेलकम टू द चैनल ट्रैक ट्री। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 5th सेमेस्टर का जो एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आपका पेपर है उसका पहले मॉड्यूल का 1 शॉट रिवीजन। तो बी प्रिपेयर एंड टेक योर पेन एंड कॉपी फॉर द वीडियो। सो हम फास्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है एमपीयू, और माइक्रो कंट्रोलर क्या है, एमसीयू। If we discuss about this chapter, are both central processing units of CPU, मतलब दोनों CPU के ही दो बेस प्रोसेसर है। तो बट दे आर सॉल्व डिफरेंट प्रोपोजेस एंड हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनका अपने यूज की तरफ से उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर इज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू दैट कंटेन्स ओनली द प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट ही होती है, लेकिन बट नॉट मेमोरी। मेमोरी नहीं होता और इनपुट आउटपुट कंपोनेंट भी नहीं होते। इट्स एसेंशियल द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर को देखें तो ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पहली बार देखने जाएं, ओनली द सीपीयू, नो मेमोरी, आईओ और अदर कंपोनेंट्स। इनमें और कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, ये सिर्फ एक प्रोसेसर है। और एक्सटर्नल मेमोरी एंड आईओ स्टोरेज रिक्वायर्स एक्सटर्नल चिप्स फॉर मेमोरी और आईओ ऑपरेशन। अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी को देखने थे तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्स इट, इसको चाहिए। लेकिन अगर इसके और एक क्लासिफिकेशन के बारे में देखें, मोर पावरफुल, जनरली फास्टर एंड मोर पावरफुल देन माइक्रो कंट्रोलर। अगर माइक्रो कंट्रोलर से इसका कंपेयर किया जाए तो ये क्या थोड़े कम पावर एफिशिएंट होते हैं, लेकिन ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम में ये प्रोसेसर्स होते हैं और ये मोर एक्सपेंसिव। और जो माइक्रो कंट्रोलर से ज़्यादा ये एक्सपेंसिव है माइक्रो प्रोसेसर, टाइपिकली मोर एक्सपेंसिव और मोर देन माइक्रो कंट्रोलर। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे लैपटॉप और सीपीयू में जो प्रोसेसर्स लगते हैं वो इनमें से एक है। जैसे कि इंटेल कोर i5 और AMD राइजन वाला जो प्रोसेसर रहते हैं वो उसको माइक्रो प्रोसेसर रहते हैं, जो हमारे लैपटॉप और मेनली डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉर्पोरेट डिवाइसेस में यूज किया जाते हैं। और अगर हम माइक्रो कंट्रोलर के बारे में देखें, जिसका शॉर्ट फॉर्म था MCU, ए माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटर ऑन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। और माइक्रो कंट्रोलर क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ डाले जाते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है दैट कंटेंट्स ए प्रोसेसर। इसमें एक प्रोसेसर, एक मेमोरी और एक इनपुट आउटपुट पेरिफेरल होता है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हम पढ़ेंगे। पहला होता है सेल्फ कंटेंट, इंक्लूड्स प्रोसेसर, मेमोरी एंड आईओ एंड कंपोनेंट। इसमें सब चीज़ होते हैं सिंगल चिप के साथ। प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, आईओ पोर्ट्स होते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है, लिमिटिंग प्रोसेसिंग पावर। लेकिन अगर हम इसे माइक्रो प्रोसेसर से कंपेयर करें, इसमें ज़्यादा कुछ पावर ऐसे नहीं होता। जैसे माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और टास्क ओरिएंटेड होते हैं, ये जैसे मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता और ज़्यादा ताकतवर नहीं होते। और एक क्या है, लो पावर कंजप्शन। ये एक ही टास्क के लिए प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लो पावर कंजप्शन करता है। फॉर लोअर पावर कंजप्शन एंड ऑफन यूज्ड इन बैटरी पावर डिवाइस। और इसका एक ही टास्क होता है ना, इसलिए वो ज़्यादा क्या बैटरी कंज्यूम नहीं करता, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, लो पावर कंजप्शन करता है। लेस एक्सपेंसिव, ये जितना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, इसलिए इसका प्राइस भी थोड़ा डिक्रीज करता है माइक्रो प्रोसेसर से। अगर माइक्रो कंट्रोलर का प्राइस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम होता है। एग्जाम्पल्स, इसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे आर्डुइनो यूनो और रास्पबेरी पी पिको। सेकेंड टॉपिक हम आज पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन RISC एंड CISC आर्किटेक्चर। पहले हम जानेंगे RISC। RISC का फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन सेट। इसमें जो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है वो सिंप्लीफाइड होता है, जैसे कि फ्यूअर सिंपलर इंस्ट्रक्शन, जैसे कि टाइपिकली 100 से 300 तक। और लोड स्टोर आर्किटेक्चर, इसमें लोड स्टोर आर्किटेक्चर डिजाइन बेस्ड है, सेपरेट इंस्ट्रक्शन फॉर लोडिंग एंड स्टोरिंग डाटा। इसमें जो इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं वो डिफरेंट टाइप से लोडिंग होता है और स्टोरिंग होता है। पाइपलाइनिंग, इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन ए पाइपलाइन फैशन। इसमें जो एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन आर जो स्टोर किया जाता है वो किस फैशन में होते हैं, पाइपलाइन फैशन पे। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, और ये पाइपलाइनिंग से इसका परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा इंप्रूव करता है। उसके बाद क्या जानेंगे, इसके फोर्थ क्वालिटी कंपाइलर बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। इसको कंपाइलर बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है क्योंकि कंपाइलर बेस्ड ऑप्टिमाइजेस कोड टू टेक एडवांटेजेस ऑफ RISC आर्किटेक्चर। अगर हम RISC आर्किटेक्चर को
अलग कोई भी प्रोसेसर और आर्किटेक्चर से कंपेयर किया जाए तो RISC ज़्यादा ताकतवर निकलेगा। और इसका कुछ एडवांटेजेस मैंने नीचे लिख दिया है, जैसे कि फास्टर एग्जीक्यूशन। फास्टर एग्जीक्यूशन मतलब क्या है, सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन लीड टू फास्टर एग्जीक्यूशन। ये जो प्रोग्राम्स है और आप कौन सा भी टास्क इसको दो, ये तो ज़्यादा ही एफिशिएंटली ज़्यादा फास्टली प्रोसेसिंग कर देता है। सेकेंड, इम्प्रूव्ड पाइपलाइनिंग इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस बाय एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन करेंटली। अगर हम इसको कोई इंस्ट्रक्शन दें तो पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर यूज होने से ये ज़्यादा कुछ पावर एफिशिएंटली और मोर इफिशिएंटली ये आउटपुट देता है। तो उसके बाद क्या, बेटर कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन। बेटर कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कंपाइलर कैन ऑप्टिमाइज कोड मोर इफेक्टिवली। इसका जो कंपाइलर है वो इफिशिएंट होने से ये क्या करता है, मोर इफिशिएंटली जो आउटपुट होता है वो यूजर को देता है। और एग्जांपल्स क्या है, आर्म, पावर पीसी और स्पार्क। सेकंड जाने जा रहे हैं हम CISC आर्किटेक्चर के बारे में। CISC आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में भी हम ज़्यादा कुछ जानते हैं, लेकिन अगर हम बुक में देखें तो इसमें क्या लिखा होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, मोर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट टाइपिकली 1000 to 2000। अगर हम उससे कंपेयर करें उसमें थोड़ा कम था, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। माइक्रो कोड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग माइक्रो कोड। यहाँ पे माइक्रो कोड के जरिए जो प्रोग्राम और जो टास्क भी होते हैं वो एग्जीक्यूशन किए जाते हैं। व्हिच इज ए सॉर्ट ऑफ सिंपलर इंस्ट्रक्शन। इसमें शॉर्ट और सिंपलर इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा यूज किया जाता है। 3 नंबर, वेरिएबल इंस्ट्रक्शन लेंथ। इंस्ट्रक्शन कैन हैव वेरिंग इन लेंथ। इनका जो लेंथ होता है इंस्ट्रक्शन का वो बिट बाय बिट वेरी करता है। उसके बाद हार्डवेयर बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। हार्डवेयर बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब जो हार्डवेयर ऑप्टिमाइज इंस्ट्रक्शन एजुकेशन है वो ज़्यादा फास्टर और मोर इफिशिएंटली होता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे कुछ ताकत नहीं है जिससे हमें क्या कुछ फ़ायदा मिले, लेकिन ये अब यूज किया जाता है क्योंकि ये RISC और CISC में डिफरेंस होने के बाद वो अपने अपने फील्ड में मास्टरों जैसे वाकत हैं। पहले हम क्या देखेंगे इसका एडवांटेज, इम्प्रूव्ड कोड डेंसिटी। जो हमारे कोड करने का डेंसिटी है वो इम्प्रूव किया जाता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन कैन रिड्यूस कोड साइज। हमारा जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हम देते हैं इससे वो क्या कोड का साइज भी रिडक्स कर देता है और हमको यूज करने के लिए ज़्यादा बेहतर लगती है। तो बेटर सपोर्ट फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज ज़्यादा सपोर्ट करता है, जैसे हम जो यूज कर रहे हैं वो शायद स्मॉल लेवल लैंग्वेज और भी जस्ट प्राइमरी लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसमें जो प्रोग्रामिंग किया जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में किया जाता है। बेटर सपोर्ट फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। CISC आर्किटेक्चर्स कैन प्रोवाइड बेटर सपोर्ट फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस। जैसे कि क्या क्या होता है, 86 वाले जो होते हैं इंटेल AMD VAX ऐसे कुछ ये को सपोर्ट करता है। तो पैरेललिज्म क्या होता है, पैरेललिज्म ये भी एक पार्ट है जो आपके ACA में बहुत ज़्यादा नीडी है। तो क्या है वो, ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। पैरेललिज्म टेक्निक यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर। पैरेललिज्म का यूज करके हम कंप्यूटर का परफॉर्मेंस जो है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टम्स भी एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क और इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। अगर हम मल्टीपल टास्क और इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम साइमल्टेनियसली करते हैं वो पैरेललिज्म में हमें इसे हेल्प करता है। जैसे दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोर्स और थ्रेड। जो प्रोसेसर का कोर्स और थ्रेड से उसको फुल्ली पावर दे के बूस्ट करके यूज करता है पाइपलाइनिंग, जिससे हमको परफॉर्मेंस मिलता है और ज़्यादा हम डाटा एजुकेशन और क्या आउटपुट सही तरीके से पा सकते हैं। जैसे which work together to complete task more efficiently। उसके बाद हम जानेंगे इसके कुछ टाइप्स, जैसे टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म। पहले होता है डाटा पैरेललिज्म। डाटा पैरेललिज्म क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन डिफरेंट डाटा सीट। जो इसका जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो डिफरेंट डाटा सीट्स में उसको डिवाइड करके उसको क्या एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद टास्क पैरेललिज्म। टास्क पैरेललिज्म क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट्स एग्जीक्यूट डिफरेंट टास्क एंड इंस्ट्रक्शन करेंटली। ये बोथ टाइम एट ए टाइम वो सबको एग्जीक्यूशन करता है। उसके बाद पाइपलाइनिंग, ब्रेकिंग डाउन ए टास्क इनटू सीरीज ऑफ स्टेजेस। अगर हम एक काम करते हैं, एक लोग उस काम को अगर एक दिन में करता है, लेकिन अगर हम उसको 10 लोग को दे दें वो 2-3 घंटे में आराम से होता है। पाइपलाइन का काम कुछ ऐसे ही है, ईच एग्जीक्यूटेड बाय डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है मल्टी थ्रेडिंग एग्जीक्यूटिंग ए मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ प्रोसेसर कॉन्करेंटली ऑन ए सिंगल प्रोसेसिंग। अगर मल्टी थ्रेडिंग का हम यूज करता है तो वो प्रोसेसर का ज़्यादा थ्रेड्स को यूज करके वो प्रोसेसिंग को फास्ट करता है और हमको आउटपुट आने में जल्दी होती है। लेबल्स ऑफ पैरेललिज्म। अगर पैरेललिज्म का हम लेबल्स हो जाए, पहले होता है बिट लेवल पैरेललिज्म, जैसे परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन मल्टीपल बिट्स साइमल्टेनियसली। ये मल्टीपल बिट्स का
जो एग्जीक्यूशन होता है और वो कोड होता है, जो भी टास्क हम देते हैं उसको ज़्यादा जल्दी से कर देता है। और इंस्ट्रक्शन लेबल पैरेललिज्म क्या है? एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन कॉन्करेंटली। जो मल्टीपल एग्जीक्यूशन है उसको कॉन्करेंटली करता है। लेकिन अगर हम देखें डाटा लेबल पैरेललिज्म को, परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन मल्टीपल डाटा सेट साइमल्टेनियसली, ये वो ही जैसा काम करता है। डाटा लेबल पैरेललिज्म जैसा है, इंस्ट्रक्शन लेबल वैसा कुछ है। टास्क लेबल पैरेललिज्म, एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क और प्रोसेस कॉन्करेंटली, ये क्या करता है? जो मल्टीपल टास्क और प्रोसेस हम कंप्यूटर और कोई सीपीयू को देता है, ये उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा और पावर एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाट आर पाइपलाइनिंग फंडामेंटल। पाइपलाइनिंग फंडामेंटल के बारे में अगर हम जानना चाहें तो पाइपलाइनिंग इज ए फंडामेंटल टेक्निक इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेसर बाय ब्रेकिंग डाउन द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इनटू प्रोसेस इनटू सीरियल स्टेजेस। पाइपलाइनिंग क्या करता है? अगर हम आपको एक काम देता हूँ, जैसे आप एक बुक को एक दिन में पढ़ के दो, तो आप क्या करोगे? पहले नोट दिखोगे, क्योंकि नोट जो है वो समराइज फॉर्मेट है बुक का। वैसे पाइपलाइन क्या करता है? उसको समराइज करता है, उसके बाद उसको पार्ट करके एक एक थ्रेड या प्रोसेस होता है उसको दे देता है। तो आप ये काम कीजिए, आप वो काम कीजिए, ऐसे कुछ। जैसे हियर आर द पाइपलाइनिंग फंडामेंटल। अगर हम उसको फंडामेंटल्स को देखने जाएं तो पाइपलाइन बेसिस से क्या आते हैं? इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या है? ए सीरीज ऑफ स्टेजेस दैट एन इंस्ट्रक्शन गोज थ्रू फ्रॉम फेच और टू एजुकेशन। हम अगर एग्जीक्यूशन करना चाहें तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के जरिए बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर पाइपलाइन के स्टेजेस को देखें तो क्या क्या स्टेजेस होता है? ईच स्टेजेस परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। जो स्टेज होता है उनका एक स्पेसिफिकली वर्क होता है। जैसे आप जाएं बाइक ड्राइव करने के लिए, तो क्या करें? पहले चेक फ्यूल है कि नहीं, उसके बाद बाइक को ऑन करते हैं, उसके बाद क्या बाइक को चलाना शुरू करते हैं। वैसे इसमें क्या होता है? सच एज इंस्ट्रक्शन फेच, ये इंस्ट्रक्शन देखता है, डिकोड करता है प्रोग्राम को, उसके बाद एग्जीक्यूशन करता है, उसके बाद मेमोरी को एक्सेस करता है एंड राइट बैक मतलब हमको आउटपुट देता है। उसके बाद पाइपलाइन डेप्थ, द नंबर ऑफ स्टेजेस दैट इन द पाइपलाइनिंग। जितने स्टेजेस अगर पाइपलाइन में यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं? पाइपलाइन डेप्थ। अगर जितना ज़्यादा उसका स्टेजेस होगा उतना ज़्यादा डेप्थ बढ़ेगा। तो उसके बाद जानेंगे हम पाइपलाइन टेक्निक्स में। पाइपलाइन टेक्निक्स में क्या होता है? लीनियर पाइपलाइनिंग, ईच स्टेज कंप्लीट्स ईच टास्क बिफोर पासिंग द इंस्ट्रक्शन इनटू नेक्स्ट स्टेज। जैसे हम आपका एप्लीकेशन एक टीचर को देते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल को देगा। अगर आप लीव में थे इसलिए वो क्या करता है? पहले वो खुद देखता है कि स्टूडेंट सही लिख रहा है या नहीं, उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास पास करता है। जैसे लीनियर प्रोग्राम कहते हैं, ईच स्टेज से उसके पास जाने पहले उसको वेरीफाई करके उसके हायर स्टेज और उसके लोअर स्टेज को भेजता है कि आप आपके काम को ठीक से करो। उसके बाद नॉन लीनियर पाइपलाइनिंग क्या है? स्टेजेस कैन एग्जीक्यूट आउट ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। जो पैरेलल एग्जीक्यूशन है वो क्या है? उसको ऑर्डर में रखता है। जैसे कि पहले हमारे स्कूल में जैसे जब प्रेयर होता है तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चों को लाइन वाइज उसको खड़ा करते हैं। उसके बाद क्या प्रेयर शुरू किया था। वो नॉन लीनियर पाइपलाइनिंग का काम बिल्कुल वैसा ही है। वो स्टेजेस करता है, ऑर्डर में रखता है और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है पैरेलली। वो क्योंकि अगर हम हौच पौच कर देंगे तो क्या जानने में भी थोड़ी तकलीफ होगी और क्या समझने में भी तकलीफ होगी। उसके बाद पाइपलाइनिंग का आखिरी पार्ट डायनामिक पाइपलाइनिंग। द पाइपलाइन इज डायनामिकली एडजस्ट बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन मिक्स एंड एग्जीक्यूशन पैटर्न। ये पैटर्न वाइज फॉलो करके उसको इंस्ट्रक्शन को मिक्स करके ज़्यादा डायनामिक पाइपलाइनिंग जो है उसको प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इसको पहले कीजिए और आप इसको जो सीरियल वाइज जो स्मॉलर से लेकर हायर टास्क को इस तरह एग्जीक्यूशन कीजिए। तो इस तरह से हमें क्या व्हाट आर पाइपलाइनिंग फंडामेंटल्स इसको समझ पाएंगे। उसके बाद पाइपलाइनिंग का और एक पार्ट है अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग। अरिथमेटिक वर्ड यू आर नोन टू अरिथमेटिक वर्ड। अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग इज ए टेक्निक यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन इन डिजिटल सिस्टम। हमारा जो भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं कंप्यूटर के ऊपर उसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे उसको करने के लिए पाइपलाइनिंग यूज करके वो अरिथमेटिक ऑपरेशन को क्विकली एंड एफिशिएंटली करता है। तो अरिथमेटिक पाइपलाइन के बेसिक्स क्या हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन पाइपलाइनिंग इज अप्लाइड टू अरिथमेटिक ऑपरेशन। जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसको हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग का काम क्या है? वो सिर्फ अरिथमेटिक रिलेटेड वर्क्स ही करता है। उसके बाद पाइपलाइनिंग स्टेजेस। द अरिथमेटिक ऑपरेशन इज ब्रोक डाउन इनटू सीरीज ऑफ स्टेजेस। इसको जो स्टेज है उसको भारी करके वो क्या ब्रेक कर देता है। उसके बाद ईच परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। अगर एक
एक स्टेज को हम देंगे एडिशन, एक स्टेज को देंगे मल्टीप्लिकेशन, एक स्टेज डिवीजन, ऐसा ही कुछ काम करता है क्या अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग डेप्थ, द नंबर ऑफ स्टेजेस इन द पाइपलाइनिंग डिटरमाइंस द डिफरेंट पाइपलाइनिंग डेप्थ। अब ना उसके पिछले स्लाइड में जो पढ़ा था, जितना ज़्यादा स्टेजेस होगा उतना ज़्यादा ये क्या वेरी करेगा, डेप्थ वेरी होगा। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, हाँ ये पाइपलाइन का और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैंने तो बोलना था, वो जो चैप्टर था क्या पाइपलाइनिंग, उसमें दो पाइपलाइनिंग होगा, अरिथमेटिक और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में से एक डिफरेंस पूछ सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग एंड अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग। Instruction pipelining is a fundamental technique in computer architecture that improves the performance of a processor by breaking down instruction execution process in a series of stages। ये क्या करता है, वो जो अरिथमेटिक है वो सिर्फ ओनली डिटरमाइंड फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन, लेकिन ये सबके लिए है और ये इंस्ट्रक्शन को स्टेज बाय स्टेज डिफरेंस करके उनको क्या एग्जीक्यूट करता है। जैसे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग बेसिस में क्या आता है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन ए सीरीज ऑफ स्टेजेस दैट एन इंस्ट्रक्शन गोज थ्रू फ्रॉम टू फेच एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है, एक पे एक प्रोसेस को देखता है, उसके बाद उसको स्टेजेस में डिवाइड करता है, उसके बाद सीरीज करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा काम फास्टर होगा, इसलिए वो यही काम करता है। तो पाइपलाइनिंग स्टेजेस के बारे में क्या लिखा है, ईच स्टेजेस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अगर हम पाइपलाइन के स्टेजेस को देखें तो अपना अपना स्टेज का अपना अपना काम होता है। जैसे एक वेडिंग पार्टी में आपके पिताजी एक काम कर रहे हैं तो आप एक काम कर रहे हैं, और अलग अलग लोग को अलग अलग काम दिया जाता है क्योंकि उससे काम ज़्यादा जल्दी और अच्छी तरह होता है। अगर एक ही लोग ये काम को करने लगेगा तो क्या ट्रबल आएगा और काम ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। और इससे कुछ टाइप दिए गए हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन फेच, इसका शॉर्ट फॉर्म IF, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेशन फेच, एग्जीक्यूशन, मेमोरी एक्सेस और राइट बैक। अगर पाइपलाइन के डेप्थ को जाने तो डेप्थ जानते हैं, जितना ज़्यादा स्टेजेस उतना ज़्यादा डेप्थ। द नंबर ऑफ स्टेजेस इन द पाइपलाइन डिटरमाइंस द पाइपलाइनिंग डेप्थ। तो उसके बाद हम जानेंगे पाइपलाइन हैज़ार्ड्स क्या होता है। पाइपलाइन हैज़ार्ड्स आर द सिचुएशन दैट कैन ऑकर इन ए पाइपलाइन प्रोसेसर दैट कैन कॉज द पाइपलाइन टू स्टॉल, फ्लॉस और प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट्स। जो पाइपलाइन हैज़ार्ड्स है वो रेक्टिफायर के जैसा काम करता है। ये जो भी ट्रबल होता है जो प्रोसेसिंग और कोडिंग में, उसको आउट करता है, और इसको काम है सिर्फ क्या, हैज़ार्ड को आइडेंटिफाई करना, नॉट की रेक्टिफाई करना। जैसे देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पाइपलाइन हैज़ार्ड। वो क्या है, पहला होता है स्ट्रक्चरल हैज़ार्ड, occur when 2 or more instruction try to access the same resource। अगर हम सेम रिसोर्स को एक से ज़्यादा मल्टीपल यूजर एक्सेस करना चाहते हैं तो तब स्ट्रक्चरल हैज़ार्ड दिखाते हैं, जैसे कि रजिस्टर और मेमोरी एलोकेशन लोकेशन साइमल्टेनियसली। उसके बाद डाटा हैज़ार्ड्स। डाटा हैज़ार्ड्स क्या आता है, occur when an instruction depends on the result of a previous instruction but the result is not yet available। अगर आप एक जगह को जाते हैं, जैसे क्रिकेट मैच देखने, अगर आप स्टेडियम के पास पहुंच गए लेकिन टिकट नहीं है तो आप मैच नहीं देख सकते। इसी तरह डाटा हैज़ार्ड का काम क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन को डिपेंड कराता है प्रीवियस रिजल्ट और इंस्ट्रक्शन से, इस तरह से क्या वो लेकिन अवेलेबल नहीं होता। कंट्रोल हैज़ार्ड occur when the pipeline needs to be flushed due to branch instruction exception and interrupt। अगर आपके ग्रुप में 5 बच्चे हैं, एक वोटिंग किया जाता है किसको, जे आज पार्टी कौन देगा। अगर 4 बच्चे मान गए कि ये बच्चा देगा तो वो देने के लिए मजबूर है, क्योंकि इन चारों ने उसके विपरीत वोट किया है। इसीलिए ऐसा कंट्रोल हैज़ार्ड का वैसा ही काम है। वो पाइपलाइन को क्या करता है, फ्लश ड्यू टू ब्रांच इंस्ट्रक्शन। अगर ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको ये करना है, उसका मूड हो या ना हो वो उसको करना ही पड़ता है। उसके बाद कहते हैं डाटा हैज़ार्ड जो होता है उसका एक पार्ट, उसके टाइप्स के बारे में ज़्यादा जाने। एक है रॉ का फुल फॉर्म होता है रीड आफ्टर राइट। इसका मतलब आप वर्ड से ही समझ जाते हैं, रीड पहले पढ़ो उसके बाद लिखो। एन इंस्ट्रक्शन रीड से रजिस्टर मेमोरी एलोकेशन, ये पहले मेमोरी एलोकेशन को रीड करता है, उसके बाद राइट करके उसको हमको आउटपुट को जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में बताता है। ऐसा ही कुछ काम होता है पाइपलाइन हैज़ार्ड का। उसके बाद है वॉर मतलब रीड आफ्टर राइट। इसके नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा रीड आफ्टर राइट क्या होता है। एन इंस्ट्रक्शन राइट ए रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन दैट इज बीइंग रीड बाय ए प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। हम इसको जो भी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको उसके बेस में हमको इस तरह हैज़ार्ड है वो हमको बताता है। जैसे WAW राइट आफ्टर राइट। ये तो आपके मन में डाउट है RAR नहीं थी, रीड आफ्टर रीड क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक
रीड हो चुका है, उसको हम ज़्यादा कुछ एग्जीक्यूशन कर नहीं सकते और कुछ ज़्यादा इनपुट और आउटपुट टाइप्स ऑफ वर्क्स वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए दैट इज नॉट एग्जिस्ट इन द काइंड ऑफ ए हाजर। टू इंस्ट्रक्शन राइट टू द सेम रजिस्टर और मेमोरी इलेक्शन, अगर हम एक से ज़्यादा एक तरह का इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, जैसे कि आप गूगल में सर्च मारे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ये क्या है, एक ही आउटपुट देगा, दैट इज ए काइंड ऑफ हाजर। उसके बाद इसका जो टाइप था कंट्रोल हजार्ड, कंट्रोल हजार्ड में क्या लिखा होता है, ब्रांच प्रेडिक्शन, इनकरेक्ट ब्रांच प्रेडिक्शन कैन बी कॉज द पाइपलाइन टू फ्लॉस एंड डिस्ट्रैक्ट। ब्रांच प्रेडिक्शन क्या होता है, अगर आप सीएससी में ब्रांच में हो, अगर आप में सीएससी में सब क्या है, इंटरनल से शुरू करके असाइनमेंट, लैब वर्क्स, एनीथिंग यू हैव डन इन किस ब्रांच, व्हिच ब्रांच, सीएससी, लेकिन अब आपको जब सेमिस्टर में पेपर आता है वो ईटीसी का आता है, तो दैट इज ए काइंड ऑफ ब्रांच प्रेडिक्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन कैन बी कॉज ए पाइपलाइन टू फ्लॉस एंड डिस्ट्रैक्ट, अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर सकते और उसमें कुछ हैजर्ड आते हैं तो आप क्या कर सकते, फिर से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस समझिए, आपने आपके घर से आपका स्कूल 15 किलोमीटर से, लेकिन आप जब 7 किलोमीटर चले जाते हैं, आपने सोचा है क्या, अरे मैंने तो अपना बैग नहीं लाया, मैंने तो अपना यूनिफॉर्म नहीं पहना, तो आपको क्या फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है, इसे एक्सेप्शन हैंडलिंग। इंटरप्ट हैंडलिंग, इंटरप्ट कैन कॉज द पाइपलाइन टू फ्लॉस और रिस्टार्ट। इंटरप्ट क्या होता है, अगर आपको कहीं पे जाने के लिए आपको एक पास चाहिए होता है, समझा, आपको एक पास चाहिए होता है, वो आपको इंटरप्ट करता है उस जगह से जाने के लिए, तो वो है इंटरप्ट हैंडलिंग। तो उसके बाद हम क्या जानेंगे, सुपर स्काला आर्किटेक्चर, ये एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सुपर स्काला आर्किटेक्चर, और इसका और एक भी एक पार्ट है सुपर पाइपलाइन आर्किटेक्चर। इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो आप इस दोनों के बारे में ज़्यादा से जानने के लिए कोशिश कीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और दोनों जो टाइप से मैं उनको बारीकी में बताऊंगा आपको, तो आपको पूरे एग्जाम के साथ पूरा रिवीजन कराऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर क्या है, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर इज ए टेक्निक यूज्ड इन मॉडर्न प्रोसेसर्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम एक ही समय में करना चाहें तो वो किसमें, मॉडर्न प्रोसेसर के जरिए, जैसे आप कंप्यूटर में देख सकते हैं, पहले आते थे इंटेल सेलेरन, इंटेल कोर टू डुओ, ऐसे टाइप ऑफ प्रोसेसर, बट अब आते हैं अल्ट्रा प्रोसेसर्स, और जैसे राइजन की तरफ देख सकते हैं, राइजन में पहले बार राइजन 1, 2, 3 सीरीज, द सीरीज नंबर ऑफ सीरीज इज मोर देन द प्रोसेसर इज आउटपुट इज एक्सलेंट। सुपर स्केलर का आर्किटेक्चर बेसिक्स क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इशू, द प्रोसेसर कैन इशू मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, ये ज़्यादा से ज़्यादा काम और इंस्ट्रक्शन को एक ही बारे में कर सकता है, टू डिफरेंट एग्जीक्यूशन यूनिट है सिंगल क्लॉक साइकिल। अगर हम एक सिंगल क्लॉक साइकिल में देखें तो ये ज़्यादा, जो मॉडर्न प्रोसेसर होते हैं वो ज़्यादा एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि इनका जो फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, नंबर ऑफ कोर्स एंड थ्रेड्स आर मच मोर इफिशिएंट एंड पावरफुल, सो इट कैन एग्जीक्यूट मोर प्रोसेसेस एंड इंस्ट्रक्शंस। तो मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट, द प्रोसेसर में जितना ज़्यादा एग्जीक्यूशन यूनिट होगा वो उतना ज़्यादा काम करेगा, जैसे कि लॉजिक यूनिट एएलयू, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट एफपीयू, लोड स्टोर यूनिट एलएसयू। बट इफ यू लुक at now the ultra CPU processor have NPU, neural processing unit, which gives you more power efficient outputs. उसके बाद आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन मीन्स इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ ऑर्डर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑपरेंड्स एंड एग्जीक्यूशन यूनिट। अगर एग्जीक्यूशन यूनिट में देखें तो ऑपरेंड को देखें, उनका अवेलेबिलिटी जो है आउटपुट ऑर्डर, आउटपुट एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर कंपोनेंट, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर जो क्या क्या यूनिट है जो हमारे कंप्यूटर में होता है, तो हमका आउटपुट इनपुट को लेके जो प्रोसेसिंग और साइकिल चलता है उसमें क्या है जो हमको ज़्यादा प्रोसेसिंग और ज़्यादा टाइम एफिशिएंट करने के लिए देता है। तो पहले इंस्ट्रक्शन फेच यूनिट आईएफयू फेचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, हमें जो भी इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर उसको फेच करता है और डिकोड करता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट आईडीयू डिकोड्स इंस्ट्रक्शन एंड जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स। उसके बाद एग्जीक्यूशन यूनिट परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल एंड अदर ऑपरेशन। एग्जीक्यूशन यूनिट वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका शॉर्ट फॉर्म है एईयू। उसके बाद लोड स्टोर यूनिट एलएसयू हैंडल्स मेमोरी एक्सेस, ये मेमोरी के एक्सेस को हैंडल करता है। उसके बाद रजिस्टर फाइल क्या है, स्टोर्स रजिस्टर एंड प्रोवाइड्स ऑपरेंड्स टू एग्जीक्यूट द यूनिट्स। ये जो यूनिट्स होता है हमारे कंप्यूटर में, जिसके थ्रेड्स देखिए, मल्टीपल कोर्स देखिए, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर को लेके एक ऐसा प्रोसेस करवाते हैं जो हमारे प्रोसेसिंग में ज़्यादा स्पीड देता है और क्या ज़्यादा इफिशिएंट देता है। अगर हम पुराने प्रोसेसर में देखते हैं उनमें हाई लेवल टास्क हम नहीं कर सकते, लेकिन अब जो
प्रोसेसर्स और थ्रेड्स यूज हो रहे हैं प्रोसेसर्स में बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट और ज़्यादा ताकतवर हैं। उसके बाद सुपर पाइपलाइन आर्किटेक्चर। सुपर पाइपलाइन आर्किटेक्चर इट इज नॉट मच मोर सिमिलर टू सुपर स्केलर आर्किटेक्चर बट हैविंग some points which may be overlap between this. Super pipeline architecture is a technique used as a high performance processor to improve instruction level parallelism. जो instruction level parallelism है ये इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएशन क्रिएट करता है एंड इंक्रीज क्लॉक स्पीड, और ये क्लॉक स्पीड इंक्रीज करने से जैसे 4.7 गीगाहर्ट्ज वो क्लॉक स्पीड को इंक्रीज, दैट इज द पैरामीटर ऑफ क्लॉक स्पीड। अगर हम जैसे एग्जाम्पल ले सकते, अगर हमको छोटे से नॉर्मल टास्क करना है तो वो क्या पावर एग्जीक्यूशन कम करेगा और हमको आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं मीडियम वाला देगा। अगर हम ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा पावर ड्रॉ करके ज़्यादा ताकतवर काम करना चाहते हैं तो हमको क्लॉक स्पीड ज़्यादा चाहिए। वो किस में होता है? सुपर पाइपलाइन आर्किटेक्चर में होता है। इसमें क्या होता है? इंक्रीज पाइपलाइन डेप्थ। ये पाइपलाइन का डेप्थ को इंक्रीज होता है, जो पहले 5 स्टेज था वो उसको 10 से 20 स्टेज कर देता है। इंक्रीज क्लॉक स्पीड, क्लॉक स्पीड को ज़्यादा भी इंक्रीज कर देता है, जैसे कि जो 2.2 गीगाहर्ट्ज में होता है तो इसको क्या कर देता है अप टू 5.4 गीगाहर्ट्ज तक ले जाता है। Improved instruction level parallelism. Super parallel actor can be execute more instructions simultaneously improving ILP. अगर हम ILP को इंक्रीज करें तो ये ज़्यादा एग्जीक्यूशन पावरफुली करेगा और ज़्यादा मोर इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली कर सकेगा। तब उसके बाद सुपर पाइपलाइन आर्किटेक्चर कंपोनेंट क्या है? उसका पहला था IFU इंस्ट्रक्शन फेच यूनिट, फेचेस इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरी एंड डिकोड्स देम। ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करता है, मतलब उसको देखता है और उसको आउटपुट देने के लिए उसको एक इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट, ये इसका काम है, वो कोड को डिकोड करेगा, मतलब आप जो उसको काम दे रहे हैं वो उसको एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट देने की कोशिश करे। एग्जीक्यूशन यूनिट परफॉर्मेंस अरिथमेटिक लॉजिकल एंड अदर ऑपरेशन, ये बस काम करता है। इसका क्या है? जो भी डाटा टाइप आप एंटर करते हैं उसको उसके पास भेजना, उसको उसके पास भेजना और उसका काम करके आपको देना। लोड स्टोर यूनिट, ये क्या आता है? मेमोरी एक्सेस को हैंडल करता है और आपको प्रोग्राम को लेकर स्टोर करता है और उसके बाद आपको आउटपुट देता है। रजिस्टर फाइल, रजिस्टर फाइल का मतलब है स्टोर्स रजिस्टर्स एंड प्रोवाइड्स ऑपरेंड्स टू एग्जीक्यूशन यूनिट्स। ये उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको स्टोर करता है, प्रोवाइड करता है ऑपरेंड। आपको क्या चाहिए, आपको प्रोग्रामेशन में क्या मालूम है, क्या चाहिए आपको, वो सब ये करता है। उसके बाद VLIW आर्किटेक्चर। तो VLIW आर्किटेक्चर क्या होता है तो हम जानेंगे इसके VLIW आर्किटेक्चर के बारे में। VLIW मीन्स वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। आर्किटेक्चर इज ए डिजाइन फिलोसफी दैट फोकस ऑन एग्जीक्यूशन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पैरेलल यूजिंग ए सिंगल इंस्ट्रक्शन वर्ड। अगर हम इसको एक सिंगल इंस्ट्रक्शन वर्ड देते हैं तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लेता है, तो पैरेलली ये बहुत कुछ कर सकता है। तो पैरेललिज्म के इसलिए एक इसको आर्किटेक्चर के अंडर लिया जाता है। VLIW आर्किटेक्चर बेसिक्स। तो बेसिक्स में क्या है? लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। VLIW इंस्ट्रक्शन का टाइप 128 to 1024 बिट्स लॉन्ग। ये ज़्यादा बिट्स के वार को एग्जीक्यूशन करता है, कॉन्टेनिंग मल्टीपल ऑपरेशन, मतलब ये एक से ज़्यादा ऑपरेशन को मल्टीपल फास्टर टाइम से एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके बाद सेकंड इसके बारे में जो बेसिक्स है वो क्या है? मल्टीपल ऑपरेशन पर इंस्ट्रक्शन। ईच VLIW इंस्ट्रक्शन कैन स्पेसिफाई मोर मल्टीपल ऑपरेशन। ये मल्टीपल ऑपरेशन को such as arithmetic, load, store and control flow, any kind of architecture based work which gives there much more load on the CPU, it can execute it too much quietly and power efficiently, so it control load and store and control flow. इसके बाद पैरेलल एग्जीक्यूशन, द ऑपरेटिंग विद इन VLIW इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल यूजिंग मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट। ये क्या करता है? बोथ एग्जीक्यूशन यूनिट को एक्टिव करता है, उसके बाद एक जब चल रहा होगा तो उसके साथ और एक को चलाता है, जिससे हम क्या प्रोसेसिंग फास्ट होगा और एग्जीक्यूशन इज गुड मच इनफ एंड पावर इनफ टू गिव आवर आउटपुट। VLIW आर्किटेक्चर कंपोनेंट, इसका आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट यूज किया जाता है? पहले है इंस्ट्रक्शन फेच यूनिट। अगर हम पहले दो वाला देखेंगे क्या, उनमें भी IFU और IDU था, क्योंकि इट फेचेस VLIW इंस्ट्रक्शंस और फ्रॉम मेमोरी। ये मेमोरी से VLIW इंस्ट्रक्शन लेता है और क्या करता है?
और सेकंड है इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट डिकोड्स VLAW इंस्ट्रक्शन। जो VLAW के इंस्ट्रक्शन हम इसको देते हैं इसको क्या जनरेट करता है और कंट्रोल सिग्नल्स के माध्यम से इसको डिकोड करता है। तो इसमें भी इनकोड और डिकोड यूनिट है। एग्जीक्यूशन यूनिट परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल एंड अदर ऑपरेशन पैरेलल। ये जो भी ऑपरेशन हम इसको असाइन करते हैं वो हर तरह के डाटा टाइप्स को लेकर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे कि हम मेरे पहले पढ़े थे अरिथमेटिक के बारे में, वो सिर्फ अरिथमेटिक को करता है, लेकिन ये सबको सपोर्ट करता है। उसके बाद रजिस्टर फाइल स्टोर्स रजिस्टर एंड प्रोवाइड्स ऑपरेंड्स टू एग्जीक्यूशन यूनिट। ये एग्जीक्यूशन यूनिट को एक अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन करने के लिए प्रोवाइड करता है। जो ज़्यादा रजिस्टर पावर होता है उसको क्या ज़्यादा एग्जीक्यूशन करता है। तो क्या VLIW आर्किटेक्चर जो है वो उसको ज़्यादा एग्जीक्यूट करने के लिए फास्टर प्रोग्रामिंग और स्टोर्स जो रजिस्टर का पावर होता है उसको ज़्यादा एग्जीक्यूशन यूनिट में डिवाइड करके काम को ज़्यादा जल्दी से और ठीक से कर पाता है। तो अगले पार्ट में हम जानेंगे 11th नंबर क्या है, स्पार्क प्रोसेसर। प्रोसेसर्स मेनली द मोस्ट efficient and more important things which is used in a computer for defining and accessing all kind of works is going to happen in the computer or CPU or the brain of the computer। पहले स्पार्क प्रोसेसर में क्या जानेंगे, इट इज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम नाउ ओन्ड बाय ए ओरेकल। मतलब वो सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था और इसको अब ओरेकल ओन कर रहा है। तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA RISC बेस्ड ऑन 64 बिट। इसमें क्या यूज होता है, जो आर्किटेक्चर वो RISC बेस्ड है और 64 बिट इसमें यूज किया जाता है। उसके बाद पाइपलाइनिंग 6 to 14 स्टेजेस। अगर हम पाइपलाइन के बारे में जानेंगे तो डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पाइपलाइनिंग आर यूज्ड इन various kind of processes and because it provides much more power efficiency and much more work efficiency in both kind of processors। अगर जानेंगे कैचे हायरार्की क्या होता है, इसका 2 और 3 लेवल्स होता है टिपिकली, जैसे कि L1 L2 L3 दिस आर द लेवल्स ऑफ द कैचे हायरार्की। उसके बाद जानेंगे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 5 गीगाहर्ट्ज तक वैरी करता है। अगर हम जैसे कि इसको If we discuss about Spark processor कैचे हायरार्की टाइपिकल 2-3 लेवल्स जैसे L1 L2 L3। अगर हम इसके ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में देखें तो इसको अप टू 5 गीगाहर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज इज नॉट मच huge decent number of the processing speed which is eligible for our home uses and gaming uses and other kind of uses we are doing in our local systems or PC or any kind of laptops। If we discuss about its power consumption is medium to high। मतलब ये ज़्यादा पावर ड्रॉ करता है, आपके वार्क के ज़रूरत से ये ज़्यादा पावर लेता है सिस्टम से, क्योंकि ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा लोग काम करते हैं और ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड और टाइम कंजप्शन ज़्यादा कम होता है। यूसेज मेनली यूज्ड इन इंटरप्राइजेस सर्वर। जो हमारे इंटरप्राइजेस उनके सर्वर में यूज जाता है, डाटा सेंटर्स में इनको यूज किया जाता है और सुपर कंप्यूटर्स में इनको यूज किया जाता है, क्योंकि स्पार्क प्रोसेसर जो होता है वो एक स्पेसिफाइड काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल बेस्ड प्रोसेसर होता है। वो ये मेनली जो इंटरप्राइजेस सर्वर है वो इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डाटा एफिशिएंसी, डाटा प्राइवेसी और इसका जो स्पीड होता है क्लॉक स्पीड वो भी अच्छा होता है। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे आर्म प्रोसेसर डेवलप्ड बाय आर्म होल्डिंग नाउ ओन्ड बाय सॉफ्टबैंक। इसको आर्म होल्डिंग ने डेवलप किया था लेकिन अब ये सॉफ्टबैंक के द्वारा ओन किया गया है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर से ज़्यादा कम है क्योंकि RISC बेस्ड है, लेकिन 32 बिट और 64 बिट तक ये सपोर्ट करता है। अगर हम पाइपलाइनिंग के बारे में देखें 8 से 13 स्टेजेस तक ये लेता है और डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपका छोटा टास्क है तो आप 8 ले सकते हैं और ज़्यादा टास्क जरूरत है तो आप 13 स्टेजेस में इनको यूज कर सकते हैं। और कैच हायरार्की इनके 2 से 3 लेवल होता है, जैसे वहाँ पे स्पार्क का था, यहाँ पे भी 2 से 3 लेवल L1 L2 और L3। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज तक ड्रॉ करता था और ये 3 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, मतलब आपका ठीक ठाक काम हो जाता है। पावर कंजम्पशन लो टू मीडियम, ये ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं करता क्योंकि इसका क्लॉक स्पीड बहुत कम होता है। और इफ यू लुक एट इट्स क्लॉक स्पीड इट इज मच मोर लेस देन द स्पार्क प्रोसेसर्स। यूसेज वाइडली यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस। इफ वी लुक एट आवर मोबाइल, अगर आप आपके मोबाइल फ़ोन में देखें वो जो प्रोसेसर इनका ज़्यादा 2 गीगाहर्ट्ज होता है, 2.8 होता है, क्योंकि फ़ोन में लैपटॉप और PC से कम पावर ड्रॉ करना किया जाता है, क्योंकि फ़ोन में बैटरी अमाउंट is lesser than the laptop's battery amount and it have a smaller display so it consumes
too much low power. Usage widely used in mobile devices, smartphone tablets, embedded systems, and IoT devices. So thank you. We will meet next video in second part of this video. If you look this video, you will complete your ACA chapter in your book. Thank you. We will meet in next video. So like and subscribe channel for your education related updates.